वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आपका जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, आपका जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 12 जून को है, यानी कि 12 जून को कंडक्ट है। तो काफ़ी कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट के आपके जो PYQ में सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं करवाऊँगा आप सभी लोगों को। उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में यूपी जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे पॉलिटी का ये सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट में भी 20 क्वेश्चन कराए थे, और आज ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। समय का आप लोगों के पास अभाव होगा, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप सभी लोग इस समय जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सभी लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे सभी दोस्तों तक वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जिन लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्तों तक इस वीडियो का लाभ पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची, यहाँ पे आपको फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है, कि आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो मौलिक कर्तव्य आपको यहाँ पे संविधान का 42वां संशोधन, इसे सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो किसमें किया था? ये आपका केशवरन बनाम भारती केस। उसके बाद में ऑप्शन नंबर C दे, मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो मिनर्वा मिल केस में हुआ था। उसके बाद में इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद 23। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस में हुआ था। तो ये आपका जो है ये सुमेलित करने को यहाँ पे दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी A में आपका थर्ड ऑप्शन सही है, B में आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, और C में आपका 1 एंड D में आपका 2 ऑप्शन सही। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया? यानी कि जो आपका मौलिक जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया था। तो कब हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 44वां आपका जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उस समय क्या हुआ था कि उस समय आपकी जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका MPPC 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यहाँ पे जो मूल अधिकार दिए गए हैं तो इसमें से ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सभी को पता है कि जो भारतीय और विदेशियों को दोनों को प्राप्त मूल अधिकार जो हैं वो 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं? तो हम बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट आपका है विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता है जो, वो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 20 है। उसके बाद में है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 है। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल आपका कौन सा है? 21 का। उसके बाद में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस में दिया गया है? आर्टिकल आपका 23 से लेकर के 24 तक। उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। उसके बाद में क्या है आपका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे B दिया गया है। क्या है कि ऑप्शन नंबर जो B दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किस में है? किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 19 में है, यानी कि 19 में है। तो ये आपका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, वो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, लेकिन विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी ये क्या नाम अधिकार उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल आपका है 32, यानी अनुच्छेद 32 में जो है वो दिया गया है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। जी ये जो अधिकार है वो नागरिकों को भी प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो अधिकार है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो शामिल हैं उनका उद्देश्य क्या था, यानी किस लिए वो शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्या है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य था, यानी कि ये कल्याण के राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। क्या है? ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, मतलब ये नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। संविधान के जो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से क्या तक है नीति सिद्धांतों की बात की गई। क्या है? भाग 4 और आर्टिकल का आपका कौन सा है? आर्टिकल 36 से लगाकर गया 51 नीति तत्वों की सिद्धांतों का उद्देश्य की बात की गई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको कथन दिए गए हैं, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल राइट है। उसके बाद में है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल नहीं है, तो बिल्कुल सही। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यानी कि जो आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जैसा कि सभी को पता, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसको लिए गए आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरलैंड देश के संविधान से भारत में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक है, क्या है ये जो है ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे कि कहा भी अनुच्छेद आपका जो है आर्टिकल 39 घ में, आर्टिकल 39 में प्रावधान भी किया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। किसमें कहा गया है? आपका जो आर्टिकल 39 घ में कहा गया है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। आपसे पूछा ये गया है कि ये संविधान में सुनिश्चित किया गया, ये क्या है? ये राज्य की नीति सिद्धांतों का एक अंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली
की व्यवस्था की गई है। तो किसके अंतर्गत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद जो 40 आपका है, आर्टिकल आपका 40 जो है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल? आपका आर्टिकल 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आपका जो आर्टिकल 51 है ये विदेश नीति से संबंधित। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका यूपी से 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं, ये नीति सिद्धांतों में शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल है ये कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संरक्षण करें? तो आपका जो आर्टिकल जो 51 का दिया गया है यहाँ पे, आर्टिकल कौन सा है? 51 जो का दिया गया, इसमें सम्मिलित है कि जो भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा उनका संरक्षण करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि मंत्रिमंडल को कहा जाता है कि राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित सभी को कहा जाता है? तो आपको बताना है पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को जैसा पता होगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको भारतीय गणतंत्र का प्रमुख माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो निहित होती। तो किस में निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी भारतीय संविधान में समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये आपका यूपी से 2015 को जो री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, और यूपी से जो मेंस आपका हुआ था 2008 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया, तो इसमें कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्यों की जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका यूपीसीएस 2015 का जो आपका री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है तो वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है? सभी को पता हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो अपना जो त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको यहाँ पे आर्टिकल बताना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो आपका आर्टिकल जो है 61, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी 61 में वर्णित है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल 21 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 में री एग्जाम आपका हुआ था, उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भारत का जो राष्ट्रपति हो उसका पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का भी पद अगर रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो जैसा कि सभी को पता होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तो वो क्या होता है कि वो उस समय जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों लोगों का पद जब रिक्त होता है तो उस समय भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि उस समय भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है अगर वो भी अनुपस्थित होता है, वो भी उसका पद भी रिक्त अगर होता है, तो जो मुख्य उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपको कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया, उसके बाद यूपीपीसीएस 1982 में पूछा गया, उसके बाद में आपका आरएएस का एग्ज़ाम हुआ था 2007 में, उसमें पूछा गया, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है, उसके बाद में आपका आर ओ जो होता है उस 2014 में। काफ़ी कई बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना वो रिपीट क्वेश्चन हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक जो है आयोजित की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी दोस्तों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए जिससे सभी दोस्तों तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ से आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल हो सकता है आपको इकोनॉमी या ज्योग्राफी के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।